पढ़नी हो ना, तो आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ा करो. यू जस्ट स्पेंड 10 मिनट दैट टुगेदर. मतलब डिसाइड कर लो कि मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा या बैठूंगी पढ़ने के लिए, और उसके बाद टेक अ 5 मिनट का ब्रेक, एंड देन अगेन यू स्पेंड 10 मिनट्स. बस जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, फिर आप बस एक ब्रेक ले लो. ऐसे करके आप ऐसे 3 सेक्शन आप ऐसे कर लो, 3 ऐसे राउंड लगा लो 10-10 मिनट्स के. उसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले लो. समझो आपने 8-9 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, और उसके बाद आप ब्लर्टिंग करो. एक टेक्निक होती है, इसे हम कहते हैं ब्लर्टिंग. सो आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर, ब्लर्टिंग, BLURTING. अब ब्लर्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आपने समझो ये 10-10 मिनट का जो आपने पढ़ा था ना, उसके बाद आपने एक अच्छा सा बीच में ब्रेक ले लिया, समझो 15 मिनट का. उसके बाद आप आओ, पेन लो, नोटबुक लो, और जितना भी आपको याद है वो आप लिखना चालू करो, चाहे जितना भी याद हो. ऑब्वियसली 100% सबके सब आप लिख नहीं पाओगे. आप 70% लिख पाओगे या 65% लिख पाओगे. जितना भी आप लिख पाओगे आप लिखो, और उसके बाद जो रह गया वो आप एक बार चेक कर लो कि क्या क्या आपका रह गया था. सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली लर्न समथिंग वेरी इजीली. ब्लर्टिंग एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, राइट. और ये जो मैंने आपको 10 मिनट का जो स्लॉट बताया, इसको हम कहते हैं पोमोडोरा टेक्निक, राइट. इसमें आप 10 मिनट के लिए पढ़ते हो. 10 मिनट को भी कम कर दो, ऐसा हो तो 7 मिनट कर दो. मतलब दिमाग को बोलो कि मुझे बस 7 मिनट बायोलॉजी का ये चैप्टर का ये चीज पढ़नी है. बस 8 मिनट मैं बस ब्लड वाला पार्ट वाला सेक्शन देखना चाहूंगी. जितना मैं देख सकती हूँ देख लूंगी. 7 मिनट हो गए, ब्रेक ले लो 4-5 मिनट का. उसमें जो करना है आप करो, फिर वापस 7 मिनट के लिए बैठो. ऐसे करके 4-5 राउंड लगा लो. उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एंड देन आके बैठो, एंड देन डू द ब्लर्टिंग वाला पार्ट. I'll tell you, this is something even I do right now. Even to learn something new terms or something exotic, then I still do this kind of things, right? It actually helps to remember those things, right? Yes, So sir. that कोशिश करना एक बार अपने से ट्राई करो, and try it for like couple of days, and we'll see how it works out for you. ठीक है, फिर मैं आपको एक और चीज बाद में बताऊंगा. Okay, so let me start the screen share over here with you. So स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ यहाँ पे करता हूँ. Just wait a minute. All right, and good evening to all of you who have just joined in. बाकी लोग जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं सबको गुड इवनिंग. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमने हमारा पिछले क्लास के अंदर कार्डियक मसल्स हमने पढ़ लिए थे. हमने बेसिकली सारे मसल्स हमने पिछले क्लास में हमने देख लिए थे. ठीक है. Yes, हमने sir. देखा था हमारा कार्डियक मसल, हमने देखा था कि यार सिलेंड्रिकल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ये फटीग नहीं होता, मतलब ये थकता नहीं है, राइट. एंड ये इनवॉलेंट्री होता है, इसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद से चल रहा होता है. सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, राइट. और आपको बैंड्स देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी थी. देन वी हैव सीन द स्मूथ मसल. स्पिंडल शेप आपका होता है ये. स्ट्रेटिएशन आपको नहीं मिलेंगे, नो स्ट्रेटिएशन विल बी सीन. स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल के आसपास आपको मिल जाएगा ये, राइट. न्यूक्लियस आपको सिर्फ एक ही मिलेगा एक सेल के अंदर, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं. आप नहीं बोल सकते आपके स्टमक के मसल्स को कि वो चले, वो अपने हिसाब से काम करेंगे. वो यू कैन नॉट टेल देम टू मूव, राइट. तो ये आपका हो गया. देन स्केलेटल मसल्स तो हमने देखा ही था. स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको क्या मिला देखने, दैट दे वर योर मल्टी न्यूक्लिएटेड थे. स्ट्रेटिएशन आपको मिला था देखने के लिए. आपको बैंड्स दिख जाते हैं. आज के डेट में अगर मैं समझो दिव्यांशी के हाथ में अगर मैं एक मसल देता हूँ, स्केलेटल मसल माइक्रोस्कोप के नीचे, देन उसे काफी क्लियरली उसके अंदर बैंड्स दिख जाएंगे, सबको उसके अंदर बैंड्स दिख जाएंगे. सो शी विल से कि अरे ये तो स्ट्रेटिएशन है, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दीस आर द काइंड ऑफ मसल यू नीड टू सी. और ये स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं और आपके मूवमेंट के लिए आपको बड़ी मदद करते हैं. तो इतनी चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है. अब जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज गोइंग टू बी योर नर्वस सिस्टम. जो आखिरी टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर नर्वस सिस्टम. सो जब भी आपके सामने नर्वस सिस्टम टर्म आता है तो आपके दिमाग में आनी चाहिए दो चीजें. यू कैन टॉक अबाउट योर ब्रेन के बारे में. यहाँ पे हम थोड़ा बहुत, ज्यादा तो समझेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ब्रेन आपके दिमाग में आ सकता है. आपके दिमाग में आ सकता है स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. और आप तो जानते हो ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का. आप मुझे ये बताओ, आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड है नीट के लिए, और जो इंटरेस्टेड नहीं भी है वो लोग भी बता सकते हैं कि जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है या जो नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? Neurologist. वेरी गुड, यू कॉल देम एज अ न्यूरोलॉजिस्ट.
है आप में से कोई जो इंटरेस्टेड है न्यूरोलॉजी पढ़ने के लिए फ्यूचर में? Anyone? फिलहाल नहीं, शायद बाद में हो जाए, कोई बात नहीं. सर So it takes around like 5 years of MBBS and then 3 years of MD neurology, and then you can become a neurologist, and then you'll become a surgeon. Okay, so you have a nervous tissue के अंदर में you talk about the brain, spinal cord इसके अंदर आएगा, और सबसे जो basic cell होता है आपके nervous tissue का, that is always going to be your neurons. So neurons are the basic cells of your nervous system. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Nervous tissue is and its connective tissue cells aggregate to form a brain, spinal cord and nerves. ये तीन चीजें ये बनाते हैं. Individual cell of a nervous system is called as your neuron. So neuron is a individual basic unit आपके nervous system का. तो मैं लिख सकता हूँ, this is going to be a basic unit of your nervous system. This is the basic unit of nervous system. बेटा एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में कोई एग्जाम्स चल रही है अभी? यस सर. नो सर. चले अभी कुछ मतलब कुछ में चल रहा है, कुछ में नहीं चल रहा. साउंड्स लाइक दैट. ओके, ठीक है, राइट. सो सुनिए ध्यान से. तो नर्व सिस्टम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम. आपका रहेगा यहाँ पे न्यूरॉन्स, राइट. अब हम न्यूरॉन्स को हम यहाँ पे समझते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. विल सी दैट. एक चीज याद रखना कि आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में ओवरऑल देखा जाए तो यू हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. यू हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. अब न्यूरॉन्स को अगर मैं काफी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो ये करते क्या है. सो बेसिकली इनका काम होता है स्टिमुलस को लेना, राइट, और उसे फॉरवर्ड करना एंड देन उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना. सो बेसिकली ये हेल्प करते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो दे हेल्प टू परसीव द स्टिमुलस, परसीव द स्टिमुलस. इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो. तो बेसिकली आपके जो ब्रेन है, राइट, आपके वो जो मैं वर्ड्स कह रहा हूं उसको परसीव कर पा रहा है, तभी तो आप मुझे आंसर कर पा रहे हो. सो जब आप किसी स्टिमुलस को आप लेते हो अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो सडनली आप अपना हाथ क्यों हटा दे? क्योंकि आपने उसे परसीव किया, वो जो हॉट चीज थी उसको आपने परसीव किया और देन आपने उसको दिया रिस्पॉन्स. तो आपका काम होता है यहाँ पे परसीव करना. आप एक स्टिमुलस को लेते हो, राइट, and then you also give a response to that. You also have to get a response to that, response to stimulus. तो जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप उसे परसीव करते हो एंड देन फिर आप उसके अगेंस्ट आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी आप मुझे देते हो. सो ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम. ये सब जो आप यहाँ पे कर पा रहे हो, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम. और वो करने के लिए भी आपकी मदद यहाँ पे करेंगे आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स. हाँ जी बेटा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. Someone has raised the hand. सर स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मतलब एक सिग्नल जो आपको मिलता है बाहर से, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपके सामने आंखों के ऊपर अगर टॉर्च रखता हूं, सो टॉर्च की जो लाइट है दैट्स अ स्टिमुलस, राइट. जैसे ही आपका ब्रेन या आपकी आंखें स्टिमुलस को लेती है तो आप आंखें बंद कर लोगे एकदम से, ठीक है. तो वो भी क्यों हो रहा है? दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स फटाफट स्टिमुलस को लेते हैं और फिर एक रिस्पॉन्स देते हैं. रिस्पॉन्स क्या था वहां पे? आंखें बंद करना रिस्पॉन्स था, ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. देन फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल में जा रहे हो और अगर आपको भालू की आवाज आती है तो जो भालू की आवाज आपने सुनी, दैट्स अ स्टिमुलस. वो एक सिग्नल जो तो आपने परसीव किया, कानों के थ्रू परसीव किया, ब्रेन तक गया और ब्रेन रिस्पॉन्स देगा. अब ब्रेन आपको बताएगा कि आपको करना क्या है. आप वहां से भागोगे या बेर की तरफ भागोगे, व्हाटएवर यू हैव टू डू, राइट. सो दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड. सो दैट इज अ स्टिमुलस. और जो भी आपको स्टिमुलस मिलता है आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हो. जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मुझे स्टिमुलस मिला तो मैंने उसका आंसर दिया, दैट्स अ रिस्पॉन्स. तो ये सब करने के लिए you will find there is an involvement of your complex nervous system. आपको पूरा नर्वस सिस्टम ये सब करने के लिए आपको इन्वॉल्व होता है, राइट. दिस इज ऑल डन बाय द नेटवर्क ऑफ. हाँ जी बेटा बोलिए. सर जो हम फील करते हैं वो भी स्टिमुलस है? हाँ, जो आप फील करते हो, जैसे आपको मैंने कुछ ऐसे लाइक आपके ऊपर पेन रखा, मैंने समझो नाइफ से पोक किया, तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी अ स्टिमुलस. और जैसे आपको स्टिमुलस मिलता है तो देखो आप झट से आप रिस्पॉन्स देते हो मुझे, तो जो कितना फटाफट आपका नर्व सिस्टम काम करता होगा, कितना फटाफट आपके न्यूरॉन्स ट्रांसफर करते होंगे सिग्नल को. तो जैसे आप किसी को टच करते हो तो आप तुरंत अपना हाथ हटा देते हो. दैट मीन्स आपने स्टिमुलस को लिया
वो स्टिमुलस को न्यूरॉन्स ने फटाफट ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन ने फटाफट वापस से रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स क्या था, आपने उस हाथ को वहां से हटा लिया. सो यस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस, राइट. तो ये सब करने के लिए यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, राइट, विच वर्क टुगेदर. So you have a network of neurons which work together to give you a certain kind of response. अब न्यूरॉन्स या नर्व सिस्टम सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के लिए मदद नहीं करता, आपका नर्व सिस्टम इवन आपकी मदद करता है मेमोरी के लिए, राइट. सो क्योंकि आपका अगर हम ब्रेन की बात करें, सो ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा. देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, आई थिंक आप यहाँ पे दिख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे पिक्चर. तो ये जो आपको लाइट यहाँ पे बीच बीच दिख रही है ना, दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. ये सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं एक जैसे दूसरे जगह के ऊपर, और अभी भी आपके ब्रेन में ये सब चल रहा होगा. इवन नाउ, राइट नाउ इन योर ब्रेन दिस मस्ट बी हैपनिंग रैपिडली. इवन जब आप सो रहे होते हो, इवन देन इट इज वर्किंग, इवन देन वो टाइम पे भी आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं. एंड कहा जाता है कि इवन बिकॉज ऑफ दैट आपको ड्रीम्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट. क्योंकि जब आप सोते हो तभी आपको लाइक यू सी द पिक्चर्स, यू सी द प्लेसेस, यू सी द पीपल, राइट. So brain is always active. Even in your sleep, brain is doing the signal sending, receiving वाला चीज, right? तो ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर मैं ब्रेन की बात करता हूँ, चलो इतना तुमने देख लिया कि नर्व सिस्टम में आपको मिलते हैं न्यूरॉन्स, यू हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही आपकी पूरी बॉडी को चलाने में आपको मदद करता है, राइट. अब हम अगर हम बात करते हैं हम ब्रेन की, तो ब्रेन तो काफी चीजों के लिए जाना जाता है. आई कैन से इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द लर्निंग, राइट. इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेमोरी. It can be used for like, it is also centered for intelligence. It is also used for decision making. ठीक है, तो ये तो बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. आप इसे एक अलग ही लेवल पे पढ़ोगे, अगर आप 12th में से पढ़ते हो या 11th में अगर आप पढ़ते हो, उसको आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे. बट यार ना, ब्रेन के बहुत सारे काम होते हैं, और ब्रेन के अंदर जो ये सब काम करने में आपकी मदद करेगा, दैट इज ऑल गोइंग टू बी न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स बेसिकली होते हैं ब्रेन के अंदर, तो ये सब आपको करने के लिए आपको मदद करते हैं, राइट. कहा जाता है कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो ना, तो आपके नए सर्किट बनते हैं न्यूरॉन्स के. तो समझो आपके अगर ब्रेन में ये एक न्यूरॉन है, समझो आपके ब्रेन में ये एक न्यूरॉन है, राइट. अगर आप समझो, आप में से कोई समझो गिटार बनाना सीखना चालू करता है, तो कहा जाता है कि आपके न्यूरॉन्स नए सर्किट बनाते हैं. समझो आपका ये यहाँ पे एक न्यूरॉन है और ये ग्रीन वाला एक न्यूरॉन है, तो आपका ब्रेन कुछ नए सर्किट्स बना सकता है, एंड दोस सर्किट कैन कनेक्ट टू अनदर न्यूरॉन्स. That is something, जैसे ब्लू वाला एक नया सर्किट है बना. So this is something which happens in the brain. So it's a very complex thing. ठीक है, हम तो इसे बहुत सिंपल फॉर्म में से हम समझेंगे. So brain is known for number of things, right? Nervous system याद रखना, it will have neurons over there and it will perceive and receive the stimulus. अब इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं. अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखेंगी. You will have, let me just try to show you over here. See, अगर मैं न्यूरॉन को यहाँ पे बनाता हूँ, न्यूरॉन के आपको कुछ बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पे हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको एग्जाम में आ सकता है. चलिए, सो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. तो न्यूरॉन्स को हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सेल बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज योर सेल बॉडी. ठीक है, और ये जो आपके यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे जो ऊपर ब्रांचेस आपके निकले, दिस आर कॉल्ड एज माय डेंड्राइट. उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डेंड्राइट, DNDRITE. ठीक है, और ये जो पूरा लंबा सा लेंथ आपके यहाँ पे बना हुआ है ना, दस कंप्लीट लेंथी स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सॉन. और ये जो एंडिंग वाला जो आपके यहाँ पे पार्ट है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सॉन एंडिंग. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सॉन ending. So you have a axon, you have a cell body, you have a dendrite. ये आपके कुछ बेसिक पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लेबल किया. अब देखो एक चीज याद रखना कि आपको जो डेंड्राइट है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टिमुलस को लेना. ये स्टिमुलस को लेगा, बेसिकली आपके स्टिमुलस को लेगा जहां से भी स्टिमुलस आ रहा होगा, और उसे लेके वो भेजेगा टुवर्ड्स द एक्सॉन. सो पहले डेंड्राइट से आपका स्टिमुलस जाएगा सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से आपका स्टिमुलस जाता है टुवर्ड्स द एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए ये जाएगा आपके एक्सॉन एंडिंग तक. ये जाता है आपका एक्सॉन एंडिंग तक, ये आपका स्टिमुलस पहुंचेगा.
तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है। उल्टा कभी मत करना ट्रांसफर, ऐसे ही होगा हमेशा ट्रांसफर। तो अगर अभी भी अगर आप कुछ सुन पा रहे हो तो आपका स्टिमुलस पहले आपका जाता है डेंड्राइट के अंदर, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग तक, और एक्सॉन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो जंप करेगा। ये बात याद रखना, एक्सॉन एंडिंग में पहुंचने के बाद वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो करेगा वहां पे जंप। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक्सॉन, Yes, sir. ठीक है, चलो एक्सॉन में हम कुछ चीज बनाते हैं। अभी एक्सॉन में क्या होगा ना, आपको कुछ चीजें वहां पे मिलेंगी। यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ अ माइलिन शीथ। एक्सॉन के अंदर आपको, आपके न्यूरॉन्स के अंदर, एक्सॉन जो होते हैं उनके अंदर आपको, लेट मी चेंज अ कलर, ऑरेंज लेते हैं। यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ माइलिन शीथ। तो ऐसे ऐसे आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, एंड दीज आर कॉल्ड एज माइलिन शीथ। ये आपकी होती है आपकी माइलिन शीथ। तुम इतना Yes, sir. याद रखो कि माइलिन शीथ आपकी बनी होती है, एक फैटी लेयर होती है, एक फैट से बनी हुई आपकी लेयर होती है, and that is called a myelin sheath. So let me just write down over here. This is going to be called a myelin sheath. So you will get to see a myelin sheath over here. अब यहाँ पे होता क्या है, चलो myelin sheath तो आपने यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। The next thing what you have to understand here is, जो अगली चीज आपको यहाँ पे समझनी है, याद रखनी, वो यहाँ पे ये है कि इसके बीच में जो यहाँ पे स्पेस है ना, myelin sheath के बीच में जो आपके यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को हम कुछ बोलेंगे। देखो यहाँ पे जो गैप मैंने यहाँ पे बनाया, वो गैप पर्पसली बनाया है। उस गैप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ नोड ऑफ रैनवीर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नोड ऑफ रैनवीर। सर क्या लिखा? नोड ऑफ रैनवीर। ये जो बीच में जो गैप्स है ना, बीच में माइलिन शीथ वाले जो बीच में जो गैप्स है, जो स्पेस है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोड ऑफ रैनवीर। RANVIER, नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। ये स्पेस को हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अरे माइलिन शीथ तो है वहां पे प्रेजेंट, इसको काम क्या है वो तो चलो हम देखते हैं, ये बनाता कौन है। तो याद रखना, एक सेल होते हैं, एक सेल होते हैं जो माइलिन शीथ बनाते हैं, और उन सेल का नाम होता है श्वान सेल। There is one cell which is known to form the Schwann cell, इन्हें हम बोलते हैं। Schwann cells are known to form the myelin sheath। इतना फिलहाल याद रख लो, यहाँ पे आपको पिक्चर में आपको दिख जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे आपके Schwann cells जो होते हैं वही आपकी myelin sheath बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको दिख सकता है Schwann cells, और वही होते हैं जो आपकी myelin sheath बना के रखते हैं आपके एक्सॉन के अंदर। और myelin sheath आपको एक्सॉन में ही मिलेगी, याद रखना, और कहीं नहीं मिलेगी। इट विल ऑलवेज बी सीन इन एक्सॉन, ठीक है। अब देखो आपको डेंड्राइट यहाँ पे दिख रहा है, सेल बॉडी आपको दिख रही है, न्यूक्लियस आपको बीच में दिख रहा है, माइलिन शीथ आपके सामने है, नोड ऑफ रैनवीर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यू विल हैव द एक्सॉन टर्मिनल, राइट। अब एक चीज याद रखना, अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ लगी हुई है तो न्यूरॉन्स के अंदर जो इम्पल्स पास होगा, या जो नर्व इम्पल्स इसमें से पास होगा, जो सिग्नल इसमें से पास होगा, वो ज्यादा फास्ट पास होगा। ये बात याद रखना, अगर आपके न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ लगी हुई है तो वहां से जो ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का, वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। और अगर आपके न्यूरॉन में माइलिन शीथ अगर आपकी वहां पे लगी नहीं हुई, अगर आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलती, देन आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत फटाफट नहीं होता, मतलब थोड़ा सा स्लो होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा वो आपका होगा वहां पे स्लो। वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। हैव अ लुक, आप क्लियरली देख सकते हो, जो ऊपर आपका जो न्यूरॉन है वहां पे नर्व इम्पल्स काफी तेजी से जा रहा है, लेकिन जो नीचे आपका न्यूरॉन है यहाँ पे, उसमें आप देखो उसमें माइलिन शीथ नहीं है, उसके अंदर जो आपका नर्व इम्पल्स जा रहा होता है वो थोड़ा धीरे जा रहा है। क्या आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है? Yes. Yes, sir. राइट। तो ये बात भी याद रखना कि अगर माइलिन शीथ हो तो आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन तेजी से होगा, राइट। सो इट इज हैपनिंग क्वाइट फास्ट। अगर नहीं होता तो वो थोड़ा स्लो होता है। सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फास्ट ट्रांसमिशन के लिए यू नीड टू हैव अ माइलिन शीथ। और आपके ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पे आपको माइलिन शीथ नहीं भी मिलती, सो वहां पे आपका नर्व इम्पल्स थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है, ठीक है। नाउ these are the things you have to know. These are the basic things first of all you have to know. अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The nervous system is a complex network of nerves and cells that carry the messages to and from the brain and spinal cord to various parts of the body. तो बेसिकली आप सिग्नल बाहर से लेते हो, या कई बार आप अंदर से सिग्नल बाहर भेजना चाहते हो, जैसे कि जब मैं बोल रहा हूँ, सो व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, तो ये करने के लिए भी मेरा ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ब्रेन बेसिकली आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपको किस तरीके से वर्ड्स यूज करने हैं, कब यूज करने हैं, और किस तरीके से एज अ स्पीच आपको बाहर रखना है। तो दैट ऑल थिंग इज डन बाय योर ब्रेन, राइट। इवन आपका स्पाइनल कॉर्ड जो आपका
पूरा वर्टेबल कॉलम से पास हो रहा होता है, इवन दैट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बात समझो, आपका ब्रेन यहाँ पे है, राइट। अगर आपके पैरों में आपको कोई चीज टच करता है तो आपको फील होती है, तो इसलिए फील होती है क्योंकि वहां पे जो नर्व्स है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो पूरी बैकबोन में होती है, राइट। तो वहां से कई सारे नर्व्स निकलते हैं और वो नर्व्स आपके पैरों तक जा रहे होते हैं, आपके पैरों तक, आपके शोल्डर के अंदर, आर्म्स के अंदर वो नर्व्स जा रहे होते हैं। सो दैट इज वाई आप कई बार आपको जो लाइक फील करते हो एरियाज में, तो याद रखना वो सिग्नल आपको पहले पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एंड देन इट विल बी सेंट टुवर्ड्स द ब्रेन। सो कई सारे नर्व्स विल कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब यहाँ पे हम फंक्शन थोड़े देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में सेंसेशन। The tissue picks up a sensation of all types like sight, sound, smell, taste, touch, pain and other stimulus. तो आप कई सारे टाइप के सेंसेशन आप ले सकते हो एनवायरमेंट में से, चाहे कोई बैड स्मेल हो, अच्छी स्मेल हो, पेन या कोई और टाइप का सेंसेशन आप हमेशा फील कर सकते हो। ये आपका नर्वस सिस्टम आपको सेंसेशन लेने के लिए आपको मदद करता है। रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, लेक्चर ले रहे हो, समझो आपके ऊपर स्पाइडर चिढ़ के आया, राइट। और स्पाइडर तो हिमाचल में काफी बड़े होते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो, like you can find this big spider at your home, right? So spider अगर आप ऊपर चल के आते हैं, then आप suddenly आप response दोगे ना, you will suddenly move your hand, उसे हटाओगे वहां से। So stimulus भी आप लेते हो और फिर आप response भी देते हो। So nervous system provides a response to all types of stimulus, right? चाहे वो कोई भी टाइप का stimulus बोलता है। समझो आपके किचन में आपको स्मेल आ रही है कि आपका दूध वहां पे जल रहा है, राइट। सो यू विल गिव अ रिस्पांस, राइट। यू विल टेक द स्टिमुलस एंड यू विल रिस्पांस। तुम जाओगे वहां पे, भाग के जाओगे एंड दूध को फिर आप जाके वहां पे आप बंद कर दोगे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल डू। देन कंट्रोल, इट एक्सर्ट्स कंट्रोल ऑल ओवर द बॉडी। आपके पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल आपका नर्वस सिस्टम करता है। आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कब आपको अपना हैंड मूव करना है, लाइक आपको अपने लिप्स मूव करने हैं, आपको अपने बॉडी पार्ट्स मूव करने। सो एवरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय योर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय योर नर्वस सिस्टम। ये काफी 3 सिंपल पॉइंट्स थे जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं, ठीक है ना। देन यू हैव अ कोऑर्डिनेशन। अब इसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ डिफरेंट बॉडी पार्ट। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे कितना अपना हाथ स्ट्रेच करना है, कब मुझे फोन को उठाना है और कब मुझे उसे अपने पास लेके आना है, राइट। ऐसा नहीं होता कि आपका मोबाइल आपके साथ में और आप बस ऐसा अपना हाथ आसपास से घुमा रहे होते हो एंड यू आर जस्ट होपिंग कि आपका हाथ मोबाइल पे आ जाए, राइट। आप काफी कोऑर्डिनेटेड तरीके से पकड़ते हो, उसे आप निकालते हो और फिर आप उसे यूज करते हो। सेम गोज फॉर टाइपिंग समथिंग। आप बहुत एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट करके अपने मसल्स के साथ, आपके ब्रेन के साथ आप अपने मैसेज टाइप करते हो। सो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन यू विल गेट टू सी, ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो आप रिलेट कर पाओगे कि आपका कैसे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन या मसल कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ रिलेटेड होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ये बात सुनी होगी कि आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल वन शुड नॉट ड्राइव, है ना। ये बात आपने कभी ना कभी सुनी होगी, आप पढ़ी होगी, देखी होगी। यस सर। आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल किसी को ड्राइव नहीं Yes, करना sir. चाहिए, है ना। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये बात आप फ्यूचर में पढ़ोगे। जब अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो अल्कोहल की वजह से व्हाट विल हैपन ना, ये आपका एक ब्रेन के एक पार्ट को अफेक्ट करता है। ब्रेन में एक आपका रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। सो हैव वन पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड एज माय सेरेबेलम। ये सेरेबेलम वाले पार्ट को अल्कोहल करेगा इफेक्ट। अब सेरेबेलम का पता है काम क्या होता है? सेरेबेलम का बेसिकली काम होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, राइट। सो बेसिकली सेरेबेलम आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो आप मेंटेन करता है। अगर आप बॉल फेंक रहे हो, बॉल पकड़ रहे हो या कुछ भी अगर आप कर रहे हो छोटा मोटा काम, उसको कंट्रोल करता है आपका सेरेबेलम। अब अल्कोहल क्या करता है, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा होता है देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सेरेबेलम, या सेरेबेलम को जाके अफेक्ट करता है। उसके काम करने के तरीके को वो खत्म कर देता है, या आई वुड से उसको वो टेम्परेरीली उसको इनएक्टिव कर देता है अल्कोहल सेरेबेलम को। तो इसके बाद क्या होता है कि पर्सन सही से ड्राइव नहीं कर पाता क्योंकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में नहीं रहता। तो अगर कोई इसके सामने आ जाए तो वो सही टाइम पे ब्रेक मार ही नहीं पाएगा, राइट। इट डजंट हैव अ राइट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि उसे दिखता भी नहीं है सही से, राइट। सो गाड़ी तब भी वो लोग किसी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई
they say that alcohol consumption people should not drive after that because आपका hand eye coordination आपका काम नहीं करता. और क्यों नहीं काम करता? क्योंकि अल्कोहल आपका स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन को उसको अफेक्ट करेगा. दैट इज माय सेरेबेलम. और इसलिए बहुत स्ट्रांगली बोला जाता है कि किसी को भी ड्राइव नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये एक मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जिसमें आपको पता चलता है कि कैसे आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इन चीजों को लेकर. कभी आप ये भी नोटिस करना दैट पर्सन हु इज एल्कोहलिक he is not able to walk in a straight line. वो सीधे लाइन पे चल भी नहीं पाएंगे. कभी कभी नोटिस करना आप, they are not able to walk in a straight line. They they are not able to keep them in a straight line. वो हिलते हुए गिरते हुए आपके आगे बढ़ेंगे. So that is also something which does not happen. So coordination gets affected because of if the cerebellum is not working, then it will get affected. ठीक है. Then point number 5, learned behavior. कई सारी चीजें आप सीखते हो जो कि आपको हो जाता. Intelligence, memory, reasoning, right? They are all going to be based on your nervous system. बहुत चीजें आप सीखते हो लाइफ में और सीखेंगे. That is all happening because of the nervous system. काफी नई चीजें आप सीखते हो, काफी चीजों को सीखने के बाद आप रिपीट करते हो बार बार बिना कोई दिक्कत के. जैसे अब आपको बताना नहीं पड़ता कि सुबह के ब्रश कैसे करना होता है, शायद बचपन में आपको बताना पड़ता होगा. So your brain has known that. सोचो आपको इवन जब आप ब्रश कर रहे होते हो तो आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ता कि आपको ब्रश को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है. सब ऑटोमेटिक तरीके से होता है. Yes. So that is something also done with the brain, right? So Yes, sir. ये चीज कभी आप नोटिस करना, जब आप कोई चीज Yes, sir. सीख लेते हो ना अच्छे से, तो ब्रेन उसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेता है अपने एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कि आपको उसे करते समय ज्यादा उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ता. दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चला रहे होते हो तब आप सोचते हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, गिरूंगी क्या होगा, ऑल दोस थिंग. बट नाउ यू कैन एक्चुअली, तुम साइकिल चला सकते हो आराम से बातें करते करते हुए. यू डोंट इवन हैव टू थिंक कि कहाँ से राइट लेना है कहाँ से लेफ्ट लेना है. सो दैट इज व्हाट आल्सो डन बाय द ब्रेन, राइट? एंड देन यू हैव अगेन नर्वस मस्कुलर कॉम्बिनेशन. Most of the body activities are performed through a combination of your nervous system and muscular tissue. It is also key for our rapid response to a stimulus. Already मैं बता चुका हूँ क्योंकि मसल्स और नर्वस सिस्टम काफी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. आपने कोई गर्म चीज को छू लिया, फटाफट आपको वहां से उसे हटाना है. दैट इज अ कोऑर्डिनेशन यू नीड टू हैव. और वो सब आपका रैपिडली होता है. इट हैपेंस वेरी रैपिडली. सो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने जल्दी आपका इंपल्स ट्रेवल करता होगा. दैट इज द केस. ठीक है, तो क्या आपको ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are the things you have to know in terms of the nervous system. इतनी चीजें आपको याद रखनी है नर्वस सिस्टम. याद रखना कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक ये चीज याद रखना न्यूरॉन्स यहाँ पे क्या होता है, और याद रखना कि आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होगा. डेंड्राइट से आपका जाएगा सेल बॉडी की तरफ. एक बार फिर बता रहा हूँ, डेंड्राइट से आपका ये जाता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, and then cell body से it will go towards the axon, and axon से फिर हो जाएगा towards the axon ending, right? और याद रखना अगर आपके न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है तो वहां से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फास्ट होगा. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you'll find you will have a fast nerve impulse transmission. Nerve impulse transmission काफी आपका यहाँ पे होगा फास्ट. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे सो इतना फास्ट नहीं होता. वहां पे भी हो रहा है बट दैट इज नॉट दैट फास्ट. दिस इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, राइट? सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. सो इतना तुम इसके याद नहीं. श्वान सेल्स क्या करते थे, बताओ मुझे. श्वान सेल्स क्या करते थे? सर ये मिथाइल शीट को बनाते हैं. माइलिन शीट बनाते हैं, बिल्कुल सही. मिलियन शीट को बनाते हैं. माइलिन शीट, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे. एंड नोड ऑफ फ्रेनवीर होता है आपके जो बीच में जो गैप आपको मिल जाए दो श्वान सेल के बीच, माइलिन शीट के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज माय नोड ऑफ फ्रेनवीर. ठीक है, एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विल गेट टू सी इन द ब्रेन, इन द नर्व सिस्टम, राइट? और इनका काम बहुत ही लाइक दे हैव कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टूल्स. एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, एक और रियल लाइफ चीज जो आप समझ सकते हो. ब्रेन या आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन, राइट? जैसे आपका एज होने लगता है ना, आपके न्यूरॉन्स का नंबर कम होने लगता है. या मैं कहूंगा आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज स्टेडीली आपके न्यूरॉन्स का नंबर कम होने लगेगा. यू विल फाइंड कि न्यूरॉन्स का जो नंबर होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, राइट? अज्यूम करो कि आपका हर दिन आपके अराउंड 10,000 न्यूरॉन्स की डेथ हो रही होगी, राइट? अज्यूम करो, एंड दैट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. वो उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपका होता ही रहेगा हमेशा, राइट? कभी आप नोटिस करना जो एथलीट होते हैं, जैसे आपका विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, या कोई भी दूसरा एथलीट हो गया,
देखिए एथलीट एक सर्टन एज तक ही क्रिकेट खेल पाते हैं, उसके बाद नहीं खेल पाते हैं, है ना। ये लोग 30-35 तक ही खेल पाएंगे, उसके बाद वो लोग नहीं खेल पाते हैं। तो क्यों नहीं खेल पाते हैं? उनका जो हैंड है कोऑर्डिनेशन होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, वो उनका उस तरीके से काम नहीं कर पाता, राइट। आफ्टर एजिंग उनका कॉम्बिनेशन जो होता है मसल्स का और नर्व सिस्टम का, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, इसलिए उनका बैट नीचे टाइम पे नहीं आ पाता, या बॉल पे वो टच नहीं कर पाते, भाग नहीं पाते, फिजिक उनका थोड़ा वो हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो ऑल हैपेंस ओवर देयर, राइट। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की डेथ तो आपकी होगी, ठीक है, वो तो होनी ही है, वो 25 का आपका होना, वो लाइक उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, उसके प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो, उसके प्रोसेस को आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस प्रोसेस को स्लो करने का क्या तरीका हो सकता है? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी, क्या हो सकता है पॉसिबल तरीका, जैसे न्यूरॉन्स की डेथ थोड़ी स्लो हो जाए? सोचो, एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, थिंक व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते तुम्हारे साथ, हमें क्या करना चाहिए जिसके थ्रू न्यूरॉन्स जो है उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी मेंटेन रहे, और उनका जो प्रोसेस है उनका कम खत्म होने का वो थोड़ा स्लो हो जाए। हाउ यू कैन डू सर दैट? हाँ बोलिए। सर माइलिन शीट्स को हटा के। अच्छा बेटा, वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो अभी तो इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। मतलब ठीक है, आप कह रहे थे मालिश को हटा देंगे, तो बेटा मालिश को अगर हटाएंगे ना तभी न्यूरॉन्स की डेथ तो होगी, उससे उससे न्यूरॉन की डेथ नहीं रुक पाएगी, वो है। और अभी फिलहाल इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं है कि हम उसको हटा सकें, ठीक है। और कुछ सोच के बताओ, और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? कुछ भी सोचो, वैसे इन्होंने एक अच्छा आंसर दिया मालिश वाला, वैसे कुछ सोचो, क्या लग सकता है आपको? हाउ यू कैन कीप योर ब्रेन इन अ हेल्दी स्टेट, या मैं ऐसा बोलूंगा कि आप ब्रेन को हेल्दी स्टेट में कैसे रख सकते हो? हाँ बोलो। सर जैसे हम जैसे ज्यादा ना सोचे, थोड़ा कम सोचे तो। ओके ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। यस एक सर। आंसर आपने बोला कि ओवर थिंकिंग ना करें, अच्छा चलो, ये एक अच्छे वेलबींग के लिए अच्छी बात कह सकते हो आप, कि एक अच्छा, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, वेलबींग चाहिए, तो हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक। और कुछ? सर ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। ये अच्छा था, राइट, ये भी अच्छा आंसर है, राइट। मेडिटेशन सर करनी चाहिए, स्ट्रेस ना ले। मेडिटेशन करें, ओके। सो अवॉइड स्ट्रेस, ठीक है। अब आप लोग आंसर कर रहे हो, जो काफी अच्छे आंसर है। दीज आर ऑल गुड आंसर्स, दे आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड आंसर्स। इन लाइक दीज आर द थिंग्स यू शुड डू टू कीप योर ब्रेन इन अ हैप्पी स्टेट और अ हेल्दी स्टेट। बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो एक चीज जो है जो आपके ब्रेन के हेल्थ को काफी अच्छे से मेंटेन करती है, ये आपके न्यूरॉन्स की डेथ को स्लो प्रोसेस में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल लाइक एक्टिविटी जो आपके ब्रेन के हेल्थ को अफेक्ट करती है। याद रखना, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, देन दे विल हैव अ मच मोर हेल्दियर ब्रेन कंपेयर टू एनीवन एल्स, ठीक है। सो ये बात याद रखना, और ये करना चाहिए, मतलब इन योर 20s के साथ, मतलब आपको हमेशा करनी चाहिए एक्सरसाइज। और आफ्टर 25 ईयर्स के बाद तो आपको बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करना ही चाहिए हर रोज, बिकॉज इट एक्सरसाइज विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, एंड इट एंश्योर्स दैट कि आपके जो न्यूरॉन्स की जो डेथ हो रही है वो तो होगी, लेकिन वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मतलब अगर एक दिन में 10,000 जा रहे, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत ज्यादा अच्छे से, देन इट माइट गो टू 5,000 डेथ ओनली पर डे, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज टू वर्क। सो एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग फॉर योर ब्रेन ऑल द टाइम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आपको यस सर। नर्वस सिस्टम यहाँ पे सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब मुझे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आएंगे, आपको उसके आंसर करने पड़ेंगे, ताकि मुझे अश्योरेंस मिल जाए कि आपको जो भी कराया है वो आपको समझ आ रहा है। Which of the following component of blood helps in the blood clotting? कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बताइए। सर प्लेट्स आप लोग कह रहे हो, प्लेटलेट्स आपका यहाँ पे एक सही आंसर है, बिल्कुल सही, ब्लड प्लेटलेट, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी 3 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है पैथोजन से, आपको बैक्टीरिया, वायरस? ठीक है, ये आपको डिफेंस से प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है, डिफेंड करता है आपको फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस, ठीक है।
इन दोनों सेल्स या इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करता है? रेड ब्लड सेल। RBC, red blood cells. ठीक है, इट इज गोइंग टू नोन फॉर्म ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए वेल नोन है, ठीक है। इसके अंदर हेमोग्लोबिन की हेल्प करता है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, यस वही मैं पूछने लगा था, इट इज गोइंग टू बी हैविंग। हेमोग्लोबिन। हाँ जी, बहुत सही बेटा, बहुत सही। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक हीमोग्लोबिन पे कितना ऑक्सीजन बैठ के जा सकते हैं? ठीक है, शायद ये हमने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो राइट, सो हीमोग्लोबिन विल बी देयर ओवर देयर एंड इसके थ्रू आई विल फाइंड कि आरबीसी अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। कोई मुझे बता सकता है प्लाज्मा हम कैसे आइसोलेट करते हैं? ये भी हमने किया था, अगर किसी को याद हो तो। प्लाज्मा हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक मशीन में रोटेट करते हैं, उसके बाद याद करो मैंने आपको बताया था जो ऊपर जो ट्रांसपेरेंट जो रह जाता है आपका, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा, और जो नीचे जो आपका यहाँ पे इकट्ठा होगा दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट। उसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूसी आपका सब आता है, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा ओवर हियर। कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर आपका सही था। ये ध्यान से करना, which tissue composed of irregular cells scattered and embedded in the soft matrix and encompasses all the internal organ and body cavities। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर करिए, पता चल जाएगा आपको यहाँ पे, राइट। तो ट्राई टू सी दिस एंड ट्राई टू आंसर दिस। इरेगुलर स्कैटर्ड टिश्यू है यहाँ पे, सॉफ्ट मैट्रिक्स है आपका, और ये आपको इंटरनल ऑर्गन में और बॉडी कैविटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बताइए क्या लग रहा है आपको ये? देखिए मस्कुलर तो ये होगा नहीं, है ना, मस्कुलर का तो ऐसा हमने कोई ट्रेट पढ़ा नहीं है, तो मस्कुलर नहीं हो सकता। सर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल इज समथिंग विल बी फाइंडिंग स्कैटर्ड नहीं होगा ना, वो उसके सेल स्कैटर्ड नहीं होते, उसके काफी ऐसे जुड़े हुए होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो एपिथेलियल इसलिए नहीं होगा वो, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, ये आपको जाएगा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नर्वस भी ऐसा नहीं होता, एपिथेलियल भी नहीं होता, हाँ जी, और मस्कुलर भी नहीं होता, सो इट इज गोइंग टू बी अ कनेक्टिव टिश्यू विल बी द राइट आंसर इन दिस, राइट। आफ्टर दैट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गेट इट ऑफ द वेस्ट मैटर। कौन से टिश्यू की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? फ्लूइड, कनेक्टिव, न्यूरल या मस्कुलर? क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गेट इट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ये कौन कर रहा है? मस्कुलर, न्यूरल या फ्लूइड या नन ऑफ द, इन चारों में से कौन करेगा ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हो? बिल्कुल सही आंसर है आपका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही बात है। यही आपका टिश्यू है यहाँ पे जिसमें आपका ब्लड आता है, देखिए इसके अंदर आपका आएगा ब्लड, राइट। और ब्लड नहीं ये सब करना है, ब्लड नहीं आपको करना है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, आपके it will get rid of the waste matter, it will help in the transfer of nutrients, so that is all done by your blood. So yes, it is going to be a fluid connective tissue. Okay, so that is going to be one thing. Now smooth muscle कैसे होते हैं, या कौन से ट्रेट्स आपको स्मूथ मसल में आपको मिलेंगे? बताइए, स्मूथ मसल हमने देखा है, बताइए एबीसीडी क्या होगा इसके अंदर आंसर सही? स्पिंडल शेप। अच्छा, एक है, सब लोग ये कोई और कुछ आंसर बोलना चाहिए, सब लोग यही बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे। Sir, all of the above. Sir, all All of of the above. Sir, all of the all of the above आएगा यहाँ आंसर, क्योंकि देखो आप जानते हो स्पिंडल शेप तो वो होता ही है, स्पिंडल शेप तो आपके स्मूथ मसल में यहाँ पे होना ही है। उसके साथ साथ क्या होगा, इसमें आपको मिलेगा सेंट्रल में आपको न्यूक्लियस मिलता है, और स्ट्रिकेशन यहाँ पे होता नहीं है, तो तीनों बात यहाँ पे आपकी सही है। स्पिंडल शेप भी होता ही है, स्ट्रिकेशन में यहाँ पे नहीं होता है, एंड न्यूक्लियस विल बी इन द सेंट्रल, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ राइट आंसर। ये आपको बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर इन दिस। स्मूथ मसल में आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको मिल जाती है, ठीक है। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा और आंसर करिए। Which cells mediate the transmission of message from the brain to different parts of the body and vice versa? बताइए। nerve cells. Nerve cells. B. Nerve cells. B. राइट, बिल्कुल सही आंसर है आप सबका, दैट इज गोइंग टू बी नर्व सेल, जो आपका ये चीज आपका करेंगे, ठीक है। मसल सेल्स में तीन टाइप्स क्या होते हैं? कौन से तीन टाइप के मसल्स हमने देखे अभी तक?
So cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle. हाँ जी, कार्डियक, फिर आपने देखा एक स्मूथ, एंड देन आपने देखा आपका स्केलेटल। ये 3 टाइप के मसल्स आपने यहाँ पे देखे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, व्हाट यू हैव टू टेल मी हियर इज, इन तीनों में से कौन सा है जो वॉलंटरी मसल है जिसको आप खुद के विश से आप मूव करा सकते हो, कौन सा वो इनमें से? Skeletal. इससे ये होता है, आप लोग कह रहे हो तो सही ही होगा, दिस इज गोइंग टू बी वॉलंटरी नेचर। स्मूथ मसल क्या मेरा वॉलंटरी होता है, नहीं होता? सर सर नहीं होता। सर दैट इज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी। और कार्डियक? Involuntary. ये भी आप करेगा इनवॉलंटरी यहाँ पे। ठीक है, आपकी बात सही है। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, इन तीनों मसल में से किसके अंदर मुझे स्ट्रेटिएशन देखने के लिए मिलेगा? Which of them will be having the स्ट्रेटिएशन? सर स्केलेटन। स्केलेटल, ठीक है। और कोई? Smooth muscle. अरे बाबा, अभी तो हमने यहाँ पे बोला कि स्मूथ मसल में, कार्डियक। हाँ जी, स्ट्रेटिएशन आपको मिलेगा इसके अंदर और कार्डियक के अंदर। स्मूथ मसल में याद रखिएगा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यू फाइंड स्ट्रेटिएशन इसके अंदर, कार्डियक के अंदर, एंड इवन इन योर कार्डियक स्केलेटल मसल। तो इन दोनों के अंदर आपको स्ट्रेटिएशन काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव डन। अब एक बार फिर हम यहाँ पे देख रहे, देखो बेटा, आई होप आपको नर्वस सिस्टम यहाँ पे समझ आ चुका है सबको। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? देन पिछली क्लास में हमने देखा था हमारा मस्कुलर टिश्यू, आई थिंक ये भी आया होगा, आपको ये क्लियर होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, नोट्स अगर आपने बनाया हो तो और भी अच्छी बात है। सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। देन याद बोन्स पढ़ा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था, है ना? तो बोन्स के बारे में आप इतना तो पहले याद रख सकते हो कि पहली चीज के हार्ड होते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको कई सारे मिनरल्स मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, राइट? बोन की जब बात की जाएगी तो याद रखना, इसमें के अंदर आपका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट? तो दैट इज द फ्यू थिंग्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। अच्छा, क्या बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता है? आप मुझे बताइए, क्या बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई देखने के लिए मिलेगा? सर होता है। होता है, सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पासेस टू द इंटर ऑफ द बोन। और मैंने आपको बताया भी था, एक कैनाल होती है और उस कैनाल का नाम यहाँ पे होता है हार्वेशन कैनाल, ठीक है? उस कैनाल का यहाँ पे नाम होता है हार्वेशन कैनाल, और हार्वेशन कैनाल के अंदर से आपके ब्लड वेसल्स पास होते हैं, ठीक है? दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर। यस सर। तो 6 बोन्स होती है। काम भी हमने बोन्स के देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या बोन्स हेल्प करते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए? क्या बोन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं? अरे सोचिए। यस सर। बिल्कुल करेंगे बाबा, करेंगे। बोन मैरो बोला था ना हमने, बोन्स के अंदर आपका एक बोन मैरो होता है, और बोन मैरो के अंदर आपके सारे कैल्शियम मिलते हैं। किसी को याद है मैंने बताया था बोन मैरो कहाँ मिलता है बॉडी के अंदर? एनीवन रिमेंबर्स दैट? यस सर। हाँ, एक तो आर्म में मिलेगा, राइट? एक तो आपके आर्म के अंदर होगा, और आपका जो थाई बोन होती है उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है? बोन मैरो होता है जिसके थ्रू आपका ब्लड सेल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू नो। सो आई थिंक बोन्स आपको समझ आ गया था उस दिन। इट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोन्स। यस सर। सिमिलरली आपको कार्टिलेज भी यहाँ पे पता चल गया था। कार्टिलेज वाज क्लियर टू यू। थोड़ा सॉफ्ट होता है, याद रखना कहाँ पे कार्टिलेज मिल जाएगा, ठीक है? दैट इज समथिंग। सो स्केलेटल टिश्यू वाज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? इवन देन अगर कभी लगता है ना कि नहीं समझ आया तो पूछ लेना करो, लाइक टेक्स्ट कर दिया करो, सो यू कैन डू दैट। और जैसे ही आपके सामने पोलर बेयर आता है तो आपको याद आना चाहिए हम ब्लबर की बात कर रहे हैं। ब्लबर इज नथिंग बट अ थिक लेयर ऑफ फैट। आप मुझे बताइए इसका एडवांटेज क्या होता है? पोलर बेयर को क्या फायदा होता है इसका? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये एज अ इंसुलेटर है और हीट को बाहर जाने नहीं देता, वो ट्रैप करके उससे अंदर के अंदर रखेगा ताकि, और उसकी जरूरत भी है क्योंकि आप देखो पोलर बेयर रहता ही नॉर्थ पोल में, ठंड ज्यादा होती है। सेम थिंग गोस फॉर माय ब्लू व्हेल एज वेल, वो भी आप चीज जानते हो। दैट इज गोइंग टू बी क्लियर। अब मुझे बताओ, एडिपोज टिश्यू ह्यूमंस में कहाँ देखने के लिए मिलता है? स्किन के नीचे। अंडर द स्किन। वेरी गुड। और
बहुत बढ़िया, स्किन आपका सही है। और कुछ? सर कौन सा टिश्यू? एडिपोज, एडिपोज। ब्लड सेल सर सराउंडिंग हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कुछ वाइटल ऑर्गन्स के नाम लिए थे, किडनी, हार्ट, उनके आसपास से आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट? यस सर। यस सर। हाँ जी, उनके आसपास से आपको देखने के लिए मिल सकता है। आईज के पास। आईज के पीछे, वेरी गुड, आई बॉल के पीछे भी आपको मिलेगा देखने के लिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन अराउंड आईज, हार्ट, किडनी एंड ब्लड वेसल्स के आसपास आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। भूलिएगा नहीं, ये सब चीजें याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिए। आज देखिए यस सर। आप यस चाहे सर। अपनी फील्ड चेंज करे, कुछ भी करे, ये सब याद रखना है लेकिन आपने, राइट? बिकॉज बायोलॉजी तो आपके साथ रहेगा, राइट? दिस इज अ टॉपिक व्हिच स्टेज विद यू थ्रू आउट द लाइफ, तुम चाहो या नहीं चाहो, राइट? सो अदर टॉपिक्स गेट्स लिबरेटेड एट टाइम्स, लेकिन ये तो आपके साथ रहता ही है, बिकॉज we live with all the component of all those things. You should be knowing all those things, right? So this is something you will be remembering, and these are my adipocytes, right? So इतनी चीजें बेटा हमने यहाँ पे देखी थी। फिर एक आपके यहाँ पे होता है आपका एरुलार टिश्यू। जब भी ये टर्म आपके सामने आता है, आप याद रखना, इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के लिए ये आपका यूज किया जाता है, काफी क्लियरली आपको याद रखना है। इसके अंदर कुछ चीजें मिलती है मैट्रिक्स के अंदर, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन, ये आपको याद रखनी है। These are the things you have to know। ये आपके बुक में भी देख रखी हुई है, आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये भी याद रखना है कि आपको कहाँ कहाँ मिल जाए, इनसाइड द ऑर्गन, अराउंड ब्लड वेसल, मसल्स एंड नर्व्स एंड बिलो द स्किन, आपको एरुलर टिश्यू मिलेगा देखने के लिए। ये पिक्चर याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी की पिक्चर है, ठीक है। ये पिक्चर आप याद रखिएगा। इस पिक्चर में आपको काफी क्लियरली कुछ सेल्स दिख रहे हैं, और सेल्स के साथ साथ यहाँ पे आपको वो मैट्रिक्स में जो आपको दिखती है नीचे, वो आपको यहाँ पे दिख रही है, like your collagen fibers, elastin fiber आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। These are all my cells, these are all the component of my matrix। तो ये अगेन आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? तो ये भी हमने देखा था, और उसके पहले हमने देखा था हमारे यहाँ पे ब्लड। ब्लड सबको याद है? ब्लड हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने ब्लड ही पढ़ा था, अगर याद हो तो। यस सर। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था हमने, बट आई एम होपिंग दैट आपको इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपको यहाँ पे याद रहेंगी, ठीक है। अगर ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, या कोई मुझे बता सकता है ये एल्ब्यूमिन किसके अंदर मिलेगा मुझे देखने के लिए? एल्ब्यूमिन ये कहाँ मिलता है देखने के लिए? व्हाइट पार्ट ऑफ एग। राइट, व्हाइट पार्ट ऑफ एग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। अगर आप ऐसी चीजें याद रख सकते हो जो आप सब लोग याद रख सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल इन द ग्रोइंग स्टेज, राइट? यू कैन ऑल रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। You have no clue how much information you all can remember and actually understand that those things. Like तुमको लगता होगा कि तुम 9th में हो, but I have seen people of your age remember all those things, and I am very sure you can all do that, right? So please go through those things, ठीक है? And ये सब तो ठीक है, ब्लड से जितना मैंने किया वो ध्यान से सब पढ़िएगा। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे? यस सर। यस सर। अब एकदम वो हो गया आप लोग तो। देखिए क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तभी कहाँ से मिलेंगे आपको? ब्लड हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, मसल्स हो गए, एडिपोज टिश्यू, जो भी यहाँ पे हमने टॉपिक कवर किया ना पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सॉल्व करिएगा, राइट? ट्राई करिए सॉल्व करना, सॉल्व करके एक बार मुझे सेंड कर दीजिएगा। सेंड करना मतलब देखिए, अगर मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा ना तो आपको करना कुछ ज्यादा नहीं होता, आपको बस क्वेश्चन नंबर, उसके सामने आंसर लिखना है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरा क्वेश्चन लिखो उसका आंसर लिखो, यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट? हम बस ये चाहते हैं जानना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपका वो टॉपिक क्लियर है नहीं है। सो फॉर दैट यू जस्ट राइट अ क्वेश्चन नंबर और उसके सामने उसका आंसर, ठीक है? अगर आप पेपर पे लिखते हो तो, ठीक है? एंड देन यू कैन डू दैट, सो यू विल गेट टू नो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और जो नहीं आ रहा होगा फिर आप बताना मुझे, ठीक है? तो विल डू दैट। ऑलराइट, सो नाउ इफ एनीवन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी के पास कोई भी यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन है देन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए एंड आप अपने क्वेश्चन